वेलकम दोस्तों। आज है 2 अक्टूबर और आपको पता है कि हम लोग प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती मनाते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी जी की जो जन्म हुई थी 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर के काठियावाड़ एजेंसी में, जो अब गुजरात में आ गया है। इस दिन इनका जन्म हुआ था और इसीलिए हम लोग प्रत्येक वर्ष को 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती मनाते हैं। दोस्तों, आप सबों को बहुत चीज़ें ऐसी होंगी जो महात्मा गांधी जी के बारे में आपको जानकारी होगी, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में आप अभी नहीं जानते हैं। तो दोस्तों, इसलिए हम लेकर के हाजिर है महात्मा गांधी जी की जीवनी। दोस्तों, यदि आप कंपटीशन क्षेत्र के लिए तैयारी करते हैं या फिर यदि आप ग्रेजुएशन में हैं, अंडर ग्रेजुएशन में हैं, यदि आपको महात्मा गांधी जी की जीवनी के बारे में जानना है, इनके बारे में यदि आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सारा कुछ डिटेल्स में बिल्कुल निचोड़ के साथ हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू कर लेते हैं महात्मा गांधी जी की जयंती। तो ये देखिए, ये है महात्मा गांधी जी, सबको पता है, सबको इनको पहचानते हैं। और इनका जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर के काठियावाड़ एजेंसी में, जो कि अब गुजरात में आ गया है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? यानी कि मृत्यु आप कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि शहीद। ठीक है, ये शहीद हुए थे 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में। तो अब आपको यहाँ पे पता चलेगा कि ये शहीद हुए थे कि इनकी मृत्यु हुई थी। इसके लिए आपको वीडियो अंत तक जरूर देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में। ठीक है, कि इनका प्रारंभिक जीवन जो है किस तरह से रहा, कैसे कैसे इन्होंने क्या किया। तो चलिए शुरू करते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म भारत में गुजरात के एक तटीय शहर पोरबंदर में 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी को हुआ। उनके पिता करमचंद गांधी ब्रिटिश राज के समय काठियावाड़ की एक छोटी सी रियासत पोरबंदर के दीवान थे। मोहनदास की माता पुतलीबाई परनामी वैश्य समुदाय से ताल्लुक़ रखती थीं और अत्यधिक धार्मिक प्रवृत्ति की थी, जिसका प्रभाव युवा मोहनदास पर पड़ा। और इन्हीं मूल्यों ने आगे चलकर उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह नियमित रूप से व्रत रखती थीं और परिवार में से किसी के बीमार पड़ने पर उनकी सेवा शुश्रूषा में दिन रात एक कर देती थी। कोई भी व्यक्ति की तबीयत खराब होती तो इनकी माँ थी, वो हमेशा क्या करती रहती थी? सेवा करती रहती थी। इस प्रकार मोहनदास ने स्वाभाविक रूप से अहिंसा, शाकाहार, आत्मशुद्धि के लिए व्रत और विभिन्न धर्मों और ग्रंथों या फिर पंथों, जो भी कह सकते हैं, को मानने वालों के बीच परस्पर सहिष्णुता को अपनाया। और यही प्रभाव पड़ा मोहनदास करमचंद गांधी के जीवन पर, क्योंकि इनकी माँ बहुत ही शांत स्वभाव की व्यक्ति थी, है ना। और अहिंसा पर अहिंसा को मानती थी और हमेशा दूसरों को सेवा करने के लिए जुटी रहती थी। सन 1883 में 13.5 साल की उम्र में ही उनका विवाह 14 साल की कस्तूरबा से करा दिया गया। अब आपको यहाँ पर दो तीन चीज़ें ध्यान रखना है। क्या क्या? सबसे पहले सन 1883, ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि महात्मा गांधी जी उस टाइम 13.5 साल की उम्र में ही इनका विवाह 14 साल की कस्तूरबा गांधी से करा दिया गया। ठीक है, तो आपको इनके बीवी का नाम भी रखना है आद कस्तूरबा। और इनका उम्र कितना था? 13.5 साल। इनकी बीवी का उम्र कितना था? 14 साल। किस वर्ष में शादी हुई थी? 1883 में। जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतना चीज़ ध्यान में आप रख लिए होंगे। जब मोहनदास 15 वर्ष के थे तब इनकी पहली संतान ने जन्म लिया, लेकिन वह केवल कुछ ही दिन जीवित रही। इनका उम्र जब 15 वर्ष की थी, उस टाइम ही इनको एक संतान की प्राप्ति हुई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा दिन के लिए वो जीवित नहीं रही। उनके पिता करमचंद गांधी भी इसी साल 1885 में चल बसे। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है कि मोहनदास करमचंद गांधी के पिता जो थे, महात्मा गांधी के जो पिता थे करमचंद गांधी, ठीक है, तो उनकी जो देहांत हो गई थी 1885 में हो गई थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बाद में मोहनदास और कस्तूरबा के 4 संतान हुई। तो यानी कि बहुत कम लोगों को पता होगा कि महात्मा गांधी जी के कितने पुत्र थे। तो अभी आपको हम बता देते हैं, 4 पुत्र थे इनके, और चारों का नाम भी आप यहाँ पे ध्यान से देख लेंगे। हो सकता है तो आप इस पेज को स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए, इनका जो पहला पुत्र था हीरालाल गांधी, इनकी जन्म हुई थी 1888 को। दूसरे पुत्र थे मनीलाल गांधी,
इनका जन्म 1892 में हुई। रामदास गांधी थे तीसरे और इनका जन्म 1897 में। और देवदास गांधी थे जिनका जन्म 1900 ईस्वी में हुआ। उनकी मिडिल स्कूल की शिक्षा पोरबंदर में और हाई स्कूल की शिक्षा राजकोट में हुई। ठीक है। शैक्षणिक स्तर पर मोहनदास एक औसत छात्र ही रहे। देखिए यहाँ पे हम इसलिए फोकस करना चाहते हैं कि बहुत सारे भाई लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि यार हम औसत कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, ज़्यादा परसेंटेज नहीं आ रहा है, 55 आ रहा है, 60 आ रहा है, 65 आ रहा है, तो हम औसत कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, हमसे नौकरियां नहीं निकल पाएंगी। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है। यहाँ पे आप स्पष्ट क्या देख रहे हैं कि मोहनदास भी जो थे, करमचंद गांधी जो थे, ये औसत छात्र थे, लेकिन देखिए सबके दिलों में राज करते हैं, पूरा देश इनको सलाम करती है। इतने चतुर थे, चालाक थे, इसलिए अपने आप को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। ठीक है। एक औसत ही रहे। सन 1887 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा अहमदाबाद से उत्तीर्ण की। इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा 1887 में अहमदाबाद से उत्तीर्ण किया था। इसके बाद मोहनदास ने भावनगर के सामलदास कॉलेज में दाखिला लिया, पर खराब स्वास्थ्य और गृह वियोग के कारण वह अप्रसन्न ही रहे और कॉलेज छोड़कर पोरबंदर वापस चले गए। तो इन्होंने कॉलेज में एडमिशन तो लिया था, लेकिन वहाँ पे पढ़ नहीं सके। इनका स्वास्थ्य जो है सो खराब रहने लगा और गृह वियोग यानी कि घर से भी इनको परेशानी थी कुछ, और इसके वजह से ये नाखुश रहने लगे, अप्रसन्न रहने लगे, और लास्ट में इन्होंने कॉलेज को त्याग दिया और अपने घर पोरबंदर चले गए। तो यहाँ तक थी इनकी प्रारंभिक जीवन। अब हम लोग देखते हैं विदेश में शिक्षा और वकालत, क्योंकि देखिए प्रारंभिक जीवन तो इनका बीत गया, लेकिन रोजी रोटी के लिए विदेश गए थे, वहाँ पे बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए गए थे, वकील बनने के लिए गए थे। अब उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि इनके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, क्या असर हुआ। ठीक है। तो यदि आप अंडर ग्रेजुएशन में हैं और यदि आपके परीक्षा में ऐसा आता है तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है, विदेश में शिक्षा और वकालत। ठीक है। चलिए, मोहनदास अपने परिवार में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे, इसलिए उनके परिवार वाले ऐसा मानते थे कि वह अपने पिता और चाचा का उत्तराधिकारी यानी कि दीवान बन सकते थे, क्योंकि इनके पिता करमचंद गांधी दीवान थे। इनके एक परिवारक मित्र मावजी दवे ने ऐसी सलाह दी कि एक बार मोहनदास लंदन में बैरिस्टर बन जाएं तो उनको आसानी से दीवान की पदवी मिल सकती थी। ठीक है। इनके एक करीबी थे मावजी दवे, जिन्होंने कहा कि एक बार ये बैरिस्टर की पढ़ाई कर ले तो ये दीवान की पदवी इनको मिल सकती थी। उनकी माता पुतली बाई, गांधी जी की माता का नाम क्या था? पुतली बाई। परिवार के अन्य सदस्यों ने उनके विदेश जाने के विचार का विरोध किया, पर मोहनदास के आश्वासन पर राजी हो गए। क्योंकि देखिए कोई भी व्यक्ति यदि विदेश जाता हो, अभी इतना टेंशन है तो सोचिए कि उस टाइम कितना टेंशन रहा होगा विदेश जाने पर। वर्ष 1888 में मोहनदास यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कानून की पढ़ाई करने और बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड चले गए। किस वर्ष गए थे? 1888 ईस्वी को। अपने माँ को दिए गए वचन के अनुसार ही उन्होंने लंदन में अपना वक्त गुजारा। और यहाँ पे देखिए इन्होंने अपने माँ से कुछ यानी कि आप समझ लीजिए कि बोला था कि आप ही के अनुसार, आप ही के कहे के अनुसार वहाँ रहेंगे, इसलिए उन्होंने लंदन में अपना वक्त गुजारा अपने माँ के वचन के अनुसार। वहाँ उन्हें शाकाहारी खाने से संबंधित बहुत कठिनाई हुई और शुरुआती दिनों में कई बार भूखे ही रहना पड़ता था। धीरे धीरे उन्होंने शाकाहारी भोजन वाले रेस्टोरेंट के बारे में पता लगा लिया। इसके बाद उन्होंने वेजिटेरियन सोसाइटी की सदस्यता भी ग्रहण कर ली। इस सोसाइटी के कुछ सदस्य थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य भी थे और उन्होंने मोहनदास को गीता पढ़ने का सुझाव भी दिया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जून 1891 में गांधी भारत लौट गए और वहां जाकर उन्होंने अपनी मां के मौत के बारे में पता चला। 1888 में गए थे और 1891 में गांधी जी भारत लौट कर आ गए थे। जब तक ये भारत लौट करके आए इनकी मां की मौत हो गई थी, पुतली बाई की मौत हो गई थी, और वापस घर आने के बाद इनको पता चला कि इनकी मां अब इन्हें छोड़कर चली गई है। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने बॉम्बे में वकालत की शुरुआत की, पर उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली। देखिए कोई भी नया काम करने के लिए जब कोई व्यक्ति जाता है तो शुरू में हो सकता है निराशा हाथ लगती है, लेकिन व्यक्ति को हार नहीं मानना चाहिए। कोई भी व्यक्ति कंपटीशन की तैयारी करने आता है तो ज़रूरी नहीं कि वो यानी कि 1 साल में या 2 साल में ही नौकरी प्राप्त कर ले। हो सकता है उनको 3 साल, 4 साल, 5 साल भी लग जाए। पेशेंस रखना पड़ता है तो ही लोग क्या बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो इनके साथ भी वही हुआ, सफलता कुछ खास
नहीं मिली इनको बॉम्बे में। इसके बाद वह राजकोट चले गए, जहां उन्होंने ज़रूरतमंदों के लिए मुकदमे की अर्जियां लिखने का कार्य शुरू कर दिया। परंतु कुछ समय बाद उन्हें यह काम भी छोड़ना पड़ा। आखिरकार सन 1893 में एक भारतीय फर्म से नेटल यानी कि दक्षिण अफ्रीका में 1 वर्ष के करार पर वकालत का कार्य स्वीकार कर लिया। लेकिन जब यहाँ से उन्होंने छोड़ा 1893 में, तो उनको दक्षिण अफ्रीका में एक केस लड़ने के लिए, एक वकालत करने के लिए इनको एक काम मिला था, और इसी के सिलसिले से गांधी जी अफ्रीका में गए थे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इनका गांधी जी का जो दक्षिण अफ्रीका जो गए थे वहाँ की इनकी जीवन शैली क्या थी, वहाँ पे इन्होंने क्या क्या किया इसके बारे में। तो देखिए 1893 ईस्वी में गांधी जी गए थे दक्षिण अफ्रीका, लेकिन लौटे थे 1914 ईस्वी में। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ हम ध्यान देने के लिए बोलते हैं, आपका यदि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये दोनों डेट आप एकदम मुंह पे रखिए, ओर पे रखिए। ठीक है, कि गांधी जी कब गए थे दक्षिण अफ्रीका और कब लौटे थे। ये 2 प्रश्न भाई आपको पीछा नहीं छोड़ता है। ठीक है, आपको जीएस में ये प्रश्न जरूर पूछ लिए जाएंगे, और अंडर ग्रेजुएशन वाले तो आपको पॉइंट याद रखना है कैसे कैसे करना है क्या। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इनका गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका के जीवन के बारे में हम लोग यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, गांधी 24 साल की उम्र में दक्षिण अफ्रीका पहुँचे। जब दक्षिण अफ्रीका गए थे इनकी उम्र कितनी थी? 24 साल, क्योंकि 1869 ईस्वी में इनकी जन्म हुई थी। वह प्रिटोरिया स्थित कुछ भारतीय व्यापारियों के न्यायिक सलाहकार के तौर पर वहां गए थे। उन्होंने अपने जीवन के 21 साल दक्षिण अफ्रीका में बिताए, जहां उनके राजनीतिक विचार और नेतृत्व कौशल का विकास हुआ। इन्होंने अपने जीवन के बहुमूल्य 21 वर्ष दक्षिण अफ्रीका में बिताए थे, जहां पर इनका नेतृत्व का जो कौशल की जो क्षमता थी उसमें इजाफा हुआ, राजनीतिक विचार इनके मन में आए, और भी बहुत चीज़ें इनके मन में चले, और बहुत कुछ इन्होंने सीखा वहाँ से। दक्षिण अफ्रीका में उनको गंभीर नस्ली भेदभाव का सामना करना पड़ा। आप इस बात को यहाँ पे समझ लीजिए कि वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में गोरे लोग थे और गांधी जी ठहरे थोड़ा सा सांवले, और वहाँ पे नस्ली भेदभाव मतलब कहने की कि ये दूसरे किस्म का आदमी है, ये दूसरे कैटेगरी का आदमी है, ये किसी के साथ चल नहीं सकता है, शेयर नहीं कर सकता है, रह नहीं सकता है, इसलिए वहाँ पे उनके साथ बहुत बड़ा भेदभाव हुआ था। आगे समझते हैं भेदभाव किस वजह से हुआ था। एक बार ट्रेन में प्रथम श्रेणी कोच की वैध टिकट होने के बाद भी तीसरी श्रेणी के डिब्बे में जाने से इनकार करने के कारण उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। क्योंकि मोहनदास करमचंद गांधी सांवले थे, सभी गोरे लोग वहाँ पे थे, तो उन्होंने यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी के पास एक टिकट था प्रथम श्रेणी की, एसी बोगी की आप जिसको कह सकते हैं। ठीक है, इनके पास टिकट होने के बावजूद भी इनको तीसरी श्रेणी की डिब्बे में जाने के लिए बोला जा रहा था। जब ये इन्होंने विरोध किया तो इनको ट्रेन से ही उठा करके फेंक दिया गया था। सोचिए नस्ल का भेदभाव कितना था। ये सारी घटनाएं उनके जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ बन गई और मौजूदा सामाजिक और राजनीतिक अन्याय के प्रति जागरूकता का कारण भी बनी, और इसी की वजह से इन्होंने लोगों को जागरूक करने के लिए शुरू कर दिया। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पर हो रहे अन्याय को देखते हुए उनके मन में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत भारतीयों के सम्मान तथा स्वयं अपनी पहचान से संबंधित प्रश्न उठने लगे। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने भारतीयों को अपने राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने भारतीयों की नागरिकता संबंधित मुद्दे को भी दक्षिण अफ्रीका की सरकार के सामने उठाया, और सन 1906 में जुलू युद्ध में भारतीयों को भर्ती करने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों को सक्रिय रूप से प्रेरित किया। गांधी के अनुसार अपनी नागरिकता के दावों को कानूनी जामा पहनाने के लिए भारतीयों को ब्रिटिश युद्ध में प्रयासों में सहयोग देना चाहिए, और इनका ये विचार था। जब बहुत वहाँ पे हो गया, अन्याय जब होने लगा, तो इन्होंने जुलू युद्ध एक हो रहा था 1906 में, उस टाइम इन्होंने कहा कि भारतीयों को इसमें हिस्सा लेना चाहिए, और इसके लिए जो ब्रिटिश अधिकारी थे उनको सक्रिय रूप से प्रेरित किया कि आप जो है सो यहाँ पे लोगों से भाग लेवाएं और यहाँ पे जुलू युद्ध में लोगों को लाने का प्रयास करें। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे थी। देखिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का संघर्ष जो 1916 से स्टार्ट होकर के 1945 तक चला, इनमें भी गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है। चलिए इसके बारे में भी हम लोग कुछ यहाँ पे देख लेते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, क्योंकि दोस्तों आपको बार बार महात्मा गांधी की जीवनी पढ़ने के लिए नहीं मिलेगी, और हो सकता है आपके पास छोटा मोटा बुक भी होगा तो उसमें कम ही लिखे होंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं, इनके बारे में इनकी जीवनी हम लोगों को जाननी चाहिए। तो इसलिए हम आज लेकर के हाजिर हैं। 2 अक्टूबर है आज, तो हमने सोचा कि चलो भाई
महात्मा गांधी की जीवनी ही हम लोगों को पढ़ लेनी चाहिए, जान लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता संघर्ष का इनका जो जीवन में क्या प्रभाव पड़ा, कैसे कैसे इन्होंने क्या किया। वर्ष 1914 में गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौट आए। इस समय तक गांधी एक राष्ट्रवादी नेता और संयोजक के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके थे, क्योंकि 21 साल का वक्त गुजारे थे दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने। ठीक है। वह उदारवादी कांग्रेस नेता गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर भारत आए और शुरुआती दौर में गांधी के विचार बहुत हद तक गोखले के विचारों से प्रभावित थे। प्रारंभ में गांधी ने देश के विभिन्न भागों का दौरा किया और राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों को समझने की कोशिश भी की। वहाँ से आने के बाद सबसे पहले इन्होंने भाग लिया था चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह में। ठीक है। चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह क्या है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल से पढ़ेंगे। बिहार के चंपारण और गुजरात के खेड़ा में हुए आंदोलन ने गांधी को भारत में पहली राजनीतिक सफलता दिलाई। चंपारण में ब्रिटिश जमींदार किसानों को खाद्य फसलों की बजाय नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे और सस्ते मूल्य पर फसल खरीदते थे, जिससे किसानों की स्थिति बदतर होती जा रही थी। क्या हो गया था चंपारण में कि वहाँ पे किसानों को खाद्य फसलों की खेती के लिए नहीं, जबकि वहाँ पे ज़बरदस्ती उनसे नील की खेती करवाया जा रहा था। और जो भी किसान क्या करता था, खाद्य फसल उगाता था, उसको बहुत ही कम दाम में, सस्ते भाव में वो खरीदते थे या फिर नहीं भी खरीदना चाहते थे। इस कारण वे अत्यधिक गरीबी से घिर गए। एक विनाशकारी अकाल के बाद अंग्रेजी सरकार ने दमनकारी कर भी लगा दिए थे और उन्होंने एक ऐसा कर लगाया, बहुत बड़ा अकाल हो गया था भारत में उस टाइम चंपारण में। और अकाल होने के बाद भी अंग्रेजी सरकार ने एक दमनकारी कहने का मतलब ऐसा कर लगाया था जिसे किसान पस्त हो गए थे, लगा दिए, जिनका बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। कुल मिलाकर स्थिति बहुत निराशाजनक थी। गांधी जी ने जमींदारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और हड़तालों का नेतृत्व किया, जिसके बाद गरीब और किसानों की मांगों को माना गया। सन 1918 में गुजरात स्थित खेड़ा बाढ़ और सूखे की चपेट में आ गया था। क्या हो गया था खेड़ा में? सन 1918 ईस्वी में जो खेड़ा है, जो गुजरात में स्थित है, बाढ़ और सूखे के चपेट में आ गया था, जिसके कारण किसान और गरीबों की स्थिति बदतर हो गई और लोग कर माफ़ी की मांग करने लगे। खेड़ा में गांधी जी के मार्गदर्शन पर सरदार पटेल ने अंग्रेजों के साथ इस समस्या पर विचार विमर्श के लिए किसानों का नेतृत्व किया। इसके बाद अंग्रेजों ने राजस्व संग्रहण से मुक्ति देकर सभी कैदियों को रिहा कर दिया। इस प्रकार चंपारण और खेड़ा के बाद गांधी की ख्याति देश भर में फैल गई और वह स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण नेता बनकर उभरे। उसी तरह से खिलाफत आंदोलन में गांधी जी ने अपना योगदान दिया था। चलिए देखते हैं खिलाफत आंदोलन के बारे में, इसमें गांधी जी का क्या योगदान रहा है। ठीक है। खिलाफत आंदोलन कांग्रेस के अंदर और मुस्लिमों के बीच अपनी लोकप्रियता बढ़ाने का मौका गांधी जी को खिलाफत आंदोलन के जरिए मिला। खिलाफत एक विश्वव्यापी आंदोलन था जिसके द्वारा खलीफा के गिरते प्रभुत्व का विरोध सारी दुनिया के मुसलमानों द्वारा किया जा रहा था। प्रथम विश्व युद्ध में पराजित होने के बाद ओटोमन साम्राज्य विखंडित कर दिया गया था, जिसके कारण मुसलमानों को अपने धर्म और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई थी। भारत में खिलाफत का नेतृत्व ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस द्वारा किया जा रहा था। धीरे धीरे गांधी इसके मुख्य प्रवक्ता बन गए। भारतीय मुसलमानों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए उन्होंने अंग्रेजों द्वारा दिए सम्मान और मेडल वापस कर दिया। इसके बाद गांधी न सिर्फ कांग्रेस बल्कि देश के एकमात्र ऐसे नेता बन गए जिसका प्रभाव विभिन्न समुदायों के लोगों पर था। इसके बाद गांधी जी ने और भी बहुत सारे आंदोलन किए, जैसे कि असहयोग आंदोलन किया, जैसे कि इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन किया था 1942 में, नमक सत्याग्रह किया, जो इन्होंने नमक बना करके कानून तोड़ा था अंग्रेजों के खिलाफ, है ना। नमक का रेट बढ़ा दिया गया था और सोचिए कि भारत में नमक का उत्पादन होने के बावजूद भी अंग्रेज यहाँ से नमक का टैक्स बढ़ा करके यहाँ के लोगों को ही नमक उपलब्ध नहीं करा रहे थे। इसलिए इन्होंने नमक सत्याग्रह किया था, दांडी मार्च जिसको कहा जाता है। उसमें ये पैदल जा करके नमक कानून को उल्लंघन किया था, नमक बना करके। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा चर्चा नहीं। अब हम इनकी जीवन के बारे में जो पढ़ें सो पढ़ें। अब हम लोग इनके जीवन की जो अंतिम पड़ाव थी, गांधी जी की हत्या कैसे हुई थी, किसने किया था, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए 30 जनवरी 1948 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की दिल्ली के बिरला हाउस में शाम 5:17 पर हत्या कर दी गई। कब हुई थी इनकी हत्या? 30 जनवरी 1948 को। आपको बता दें कि प्रत्येक वर्ष को 30 जनवरी को शहीदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। क्यों मनाया जाता है? गांधी जी को
इस दिन गांधी जी की इस दिन हत्या कर दी गई थी। कब की गई थी? बिरला हाउस में शाम के 5:17 पर 30 जनवरी 1948 को। गांधी जी एक प्रार्थना सभा को संबोधित करने जा रहे थे, तब उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे ने अब उसके सीने में 3 गोलियां दाग दी। ठीक है, ऐसे माना जाता है कि हे राम उनके मुख से निकले अंतिम शब्द थे। ठीक है, जब इनको गोली लगी थी तो ऐसा माना जाता है कि उनके जो मुंह से निकला अंतिम शब्द वो था हे राम। नाथूराम गोडसे और उसके सहयोगी पर मुकदमा चलाया गया और 1949 में उन्हें भी मौत की सज़ा सुना दी गई। तो नाथूराम गोडसे इनका जो हत्यारा था, आप कह सकते हैं कि उन्हीं ने इसको मारा था और उनको भी 1949 में मौत के घाट उतार दिया गया। इनको भी सज़ा मिल गई, सज़ा ये मौत। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से महात्मा गांधी जी की जीवनी यहाँ पे समाप्त होती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए इस तरह का वीडियो देखने के लिए। ठीक है, थैंक यू।